प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। बहुत दिनों बाद वापसी हुई है। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल की तरफ से बिल्कुल स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूँ। ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन टैग, जो आपके 8, 9, 10, 11, 12 और सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन टैग कहते हैं इसको। तो प्लीज़ कंसंट्रेट करके इस क्वेश्चन को समझ लें। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटा सा इसका आंसर है, जिसको करने में थोड़ा सा 2 सेकंड भी नहीं लगेगा और उससे आपको 1 नंबर मिल सकता है। मोस्टली ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन टैग, प्रश्नवाचक टैग लगाया जाता है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूँ। अच्छा, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि मैं जब ऐसे और नॉलेजेबल वीडियोस लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ अपने क्वेश्चन टैग वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन टैग के बारे में कुछ बताया हुआ है। क्या बताया है? टैग क्वेश्चंस, इसको दोनों तरह प्रकार से बोला जाता है। या तो आप टैग क्वेश्चन कह सकते हैं या फिर क्वेश्चन टैग, दोनों ही आपके सामने में कंफर्टेबल, आपके कंफर्टेबल के ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैग क्वेश्चंस होता है, वो आर जनरली कन्फाइंड टू स्पोकन इंग्लिश एंड इनफॉर्मल राइटिंग। देखिए, ये सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोग करने किए जाने वाली शब्द है, क्वेश्चन टैग है, उसे हम सामान्य रूप से उपयोग करते हैं। और साथ ही इनफॉर्मल राइटिंग, आप सामान्य जब लेख लिखते हैं, सामान्य कहने का मतलब एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। व्यवहारिक जो ज्ञान होती है, व्यवहारिक बोलचाल जो जनरल नॉलेज में आप यूज करते हैं, जनरल अपने हाथ पैर चलते हैं, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल। और जो लिखित रूप में अपने कागजी कार्यवाही के अनुसार से व्यावसायिक काम में उपयोग होते हैं, उसको फॉर्मल कहा जाता है। तो इनफॉर्मल आप सामान्य दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले ये शब्द है, क्वेश्चन टैग है। इसका उपयोग वहां ऐसे जगहों पे होता है। दीज सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ एन स्टेटमेंट एंड अ शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेटेड बाय एन कॉमा। देखिए, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा कथन होता है, वाक्य का छोटा सा हिस्सा रहता है स्टेटमेंट, उसमें कुछ कथन रहती है, और साथ ही छोटा सा प्रश्नवाचक, जिसको कॉमा के माध्यम से अलग किया जाता है। कॉमा के सहायता से उस सेंटेंस में अलग जोड़ा जाता है। यही उसका मेन पॉइंट हो गया क्वेश्चन टैग का। चलिए, अगर डेफिनेशन थोड़ा बहुत कंफ्यूज लगता है तो आप क्वेश्चन को देखें, एग्जांपल को समझें, रूल्स रेगुलेशंस को समझें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, एक सामान्य सेंटेंस है, उसको आप क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो उसको कॉमा से अलग करते हैं और उसमें प्रश्नवाचक और निगेटिव चीजें उसमें डालते हैं, तो वही क्वेश्चन टैग बनता है। ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों। इसके स्ट्रक्चर को देखना छोटा सा है। यदि आपने टेंस पढ़े हैं इससे पहले, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर विजिट करके आप देख सकते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रहता है कॉमा लगाने के बाद। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट। नॉट का शॉर्ट फॉर्म हमें इस प्रकार से लिखते हैं, कॉमा एन कॉमा टी, जानते हैं नॉट फॉर्म, नॉट का शॉर्ट फॉर्म, समझ रहे हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में जुड़ा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वो जुड़ा रहेगा। और अंतिम में आपको लिखना है सब्जेक्ट। ये तीनों चीजें बस ध्यान रखना है। जो सब्जेक्ट में जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया जाएगा उसे यहां पर लिखना है, और जो हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में दिया रहेगा उसको यहां पर लिखना है, और उस हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाना है, सिर्फ नॉट लगाना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही हमारा क्वेश्चन टैग है। समझ में आया क्या? चलिए, मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूं, एक नियम के साथ में, एक रूल्स बताते हुए आपको एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देता हूं। क्या बताया मैं? यूज दिस स्ट्रक्चर आफ्टर कॉमा इस सेंटेंस। किसी भी वाक्य में इस स्ट्रक्चर को कॉमा के बाद लगाना। 2 तरीके हैं इसके। पहला तो तरीका है कॉमा लगा करके उसको अलग करना, या फिर दूसरा आप डायरेक्ट उसके आंसर को लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए बच्चों की, पहला बोला द बॉयज प्ले गेम्स रेगुलरली। लड़के खेल नियमित रूप से खेलते हैं। खेल को बच्चे हैं, लड़के हैं, वो नियमित रूप से खेलते हैं। देखिए, अब यहां पे पहचानना है मैंने। इसके दूसरा नियम ये कहता है बच्चों कि इसका कर्ता है यदि नाउन हो, तो ध्यान रखें, यदि नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, जातिवाचक संज्ञा जहां पे बोलते हैं प्रॉपर नाउन, और नाउन यदि आता है
संज्ञा आती है तो उसको आपको जब सब्जेक्ट में बदलते हैं तो उसको प्रोनाउन में बदलना पड़ता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां बोला द बॉयज, मैंने दो तरीका बताया बच्चों। पहला तो आपको कॉमा, उसी वाक्य में ही आपको कॉमा लगा करके आंसर लिख सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट आंसर को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए तो क्या हो गया, द बॉयज प्ले गेम्स। देखिए वही क्वेश्चन को नीचे उतार दिया, द बॉयज प्ले गेम्स रेगुलरली, ठीक है। अब इसके बाद हमारा कर्ता को देखते हैं, द बॉयज, एक नहीं एक से अधिक लड़के खेलते हैं खेल को, इसकी वजह से यहाँ पे बहुवचन संज्ञा हो गई, सॉरी हाँ संज्ञा कर्ता है वो बहुवचन हो गया, हमारा संख्यात्मक मान है वो ज्यादा हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे मैं कर्ता के लिए क्या यूज किया, दे। अब मैं देखता हूँ ये कौन से टेंस में है, तो ये तो सिंपल सी बात है, खेलते हैं, ताए तीहते हैं, हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे। अब यहाँ पे डू लगाना है या डज लगाना है, उसको ध्यान में रखना है, ये सबको आपको टेंस में पढ़ना है, मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों। आप नीचे लिंक में जाकर के प्लीज विजिट करें और देखें और समझें और इस बात को क्लियर करें कौन सा टेंस में डू लगेगा, डज लगेगा, डिड लगेगा, ये सबको पहचानें और उसका नॉट फॉर्म आगे जो बताऊंगा टेबल उसमें देखें और साथ ही ये सब डाउट्स को क्लियर करके रखें। आगे चलिए मैं बताता हूं इसमें कि ये देखिए हमारा ये द बॉयज प्ले गेम्स रेगुलरली, तो इसमें सब्जेक्ट कौन खेलता है, लड़के खेलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे समझ लिया, चलो लड़के हैं वो करता है, मेरे लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे द बॉयज। हम लोग मैंने बोला प्रॉपर नाउन और नाउन में से प्रॉपर नाउन है जब आता है तो उसको आपको नहीं लिखना है, उसके जगह में प्रोनाउन लिखना है, तो मैंने लड़के की जगह पे दे लिख दिया, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे तो पता नहीं चलता है, या तो आप डू लगाना पड़ेगा, डज लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर्ता बहुवचन होने की वजह से हम डू लगाएंगे। अब डू तो लग गया, उसमें और क्या लगाना है, हमें शॉर्ट फॉर्म लगाना है बच्चों। यहाँ पे डू का शॉर्ट फॉर्म, सॉरी नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा तो डोंट हो जाएगा। ये समझ में आया क्या, डू का डोंट और दे, तो केवल इतना ही लिखना है बच्चों और यही आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट आपको इस प्रकार से डोंट दे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ये समझ में आ गया पहला रूल्स। दूसरा रूल ये कहता है प्यारे बच्चों कि इफ सब्जेक्ट इज नाउन देन वी यूज ओनली प्रोनाउन। देखिए उसी को बताया था मैं, यदि कर्ता किसी व्यक्ति के नाम के अनुसार हो, प्रॉपर नाउन में हो, कर्ता का व्यक्ति का नाम हो, तो उस जगह पे केवल प्रोनाउन लिखना है, ये भी ध्यान रखिए। इसी बात को यहाँ पे दूसरे रूल्स में बताया, जैसे सीता सिंग्स वेल, सीता बहुत अच्छी गाती है, एस लगा हुआ है, वर्ब में गाना, गीत गाना के जो क्रिया होती है उसमें एस लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सीता सिंगुलर है, इसकी वजह से डज लगेगा, डू या डज वाला में। अब बात आएगी सीता के जगह पे सब्जेक्ट क्या लगाएं, तो हम लोगों ने पहले बताया बच्चों, ही शी इट नेम, सॉरी ही शी इट दे यू, ये सब चीजें जो होती है वो आपके प्रोनाउन में आ जाते हैं जिसको लिखना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डजंट शी, या फिर आप डजंट शी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें सेंटेंस पूरा लिखा, कॉमा लगाया, कंप्लीट उसका हेल्पिंग वर्ब जो स्ट्रक्चर बनाया उसको लिखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, ये एक आंसर बना। या फिर आपको डजंट शी क्वेश्चन मार्क ये भी लगा सकते हैं। ये तो हो गया दूसरा रूल बच्चों। तीसरा रूल ये कहता है कि इफ सेंटेंस इज ऑलरेडी निगेटिव देन मेक इट असर्टिव है। अरे भाई तुम्हारा अगर यदि सेंटेंस पहले से ही निगेटिव दिया है तब कैसे करेंगे आप, जब पहले से ही यदि वो निगेटिव दिया रहता है तो बच्चों उसे हमें पॉजिटिव बनाना रहता है, असर्टिव सेंटेंस में उसे चेंज करना रहता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें लिखा हुआ है मदर इज नॉट कुकिंग मील्स, माँ खाना नहीं बना रही है, माँ खाना नहीं बना रही है, मील मतलब होता है खाना, भोजन, तो माँ है हमारी माता जी है वो खाना नहीं बना रही है। तो इसको आपको जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं निगेटिव पहले से है, ध्यान रखेंगे नॉट, तो इसको हटाना पड़ेगा। जब आप निगेटिव जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उस निगेटिव को हटाना बच्चों, हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया और मदर के स्थान पर ये भी आपका प्रॉपर नाउन है, इसकी वजह से यहाँ पे लिख दिया मैंने शी। तो ऐसी कुछ चीजों, दोनों तीनों चीजों को बस ध्यान में रखना है, लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाना ना भूलना बच्चों, यही क्वेश्चन टैग तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस प्रकार से इसका छोटा सा आंसर ये बन गया इज शी, केवल इतना लिखना है, इससे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी छोटी सी चीज लिखने के बाद भी आप मिस्टेक कर देते हैं कई बार, जिससे आपका 1 नंबर भी मिस हो जाता है। तो बच्चों बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपका 1 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए लास्ट 4th नंबर का ये रूल्स है, इफ सेंटेंस हैज नॉट क्लियर, यदि सब्जेक्ट देन वी कैन यूज
इट इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट। यदि आपका कर्ता क्लियर साफ सुथरा नहीं हो, हमें पता न चले कि अरे वास्तव में हम लोग सब्जेक्ट क्या माने, क्या दिखा हुआ है, तो अगर नहीं पता चले तो आप इट लगा सकते हैं। देखिए, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो इसके बारे में नहीं समझ में आता है, दरवाजा बंद कर दो। तो ये इसमें हम लगाएंगे इट, ठीक है। ये डजंट इट, सॉरी डजंट इट। इस प्रकार से बच्चों ये डोंट ईट भी बन सकता है, उसमें भी कोई एरर नहीं आएगा। अब मैं प्रेजेंट की वजह से मैंने यहाँ पे डजंट ईट लिख दिया। तो इस प्रकार से आपके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है बच्चों, जिसके अनुसार से इन तीनों रूल, चारों रूल्स को ध्यान रखें और क्वेश्चन टैग को बनाएं। आपके लिए मैं हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म है वो कैसे चेंज होता है। ये टेबल आपके लिए लेकर आया हूँ। सम शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ शॉर्ट फॉर्म है। ईज का इजंट हो जाता है, आर का आरंट हो जाता है, एम का ध्यान रखें एमेंट नहीं होता है, आरंट होता है। ये रूल्स है, इसको ध्यान रखेंगे। इंग्लिश ग्रामर का यही सारी छोटी छोटी बातें बस ध्यान रखेंगे। जब भी एम आता है तो एम का शॉर्ट फॉर्म आप जब भी लिखते हैं तो आरंट होता है। यही बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाला था मैं। उसके बाद आता है शेल, शेल का शांट, विल का वांट और वाज का वाजांट, वेयर का वेरेंट, हैव का हैवेंट, हैज का हैजेंट, हैड का हैडेंट, कैन का कांट और वुड का वुडंट। ये इसी बात को ध्यान में रखना, एम का एमेंट नहीं आरंट होता है, ठीक है। आर का भी एरेंट और एम का भी एरेंट होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। जब आप चेंज करेंगे तो आगे बताता हूं कुछ एक्सरसाइजेज जिसको आपको कंप्लीट करके मुझे एक्सरसाइज में रिप्लाई करना, सॉरी कमेंट में रिप्लाई करना है बच्चों। ये एक्सरसाइज आपके लिए कैसा क्वेश्चन आता है, ऐड ए क्वेश्चन टैग द फॉलोइंग। नीचे दिए गए सब जो सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन टैग जोड़िए। तो पहला दिया हुआ है ही कैन स्विम वेल, आपको आगे क्वेश्चन टैग लगाना है ही कैन स्विम वेल। दूसरा है मोहन डज नॉट वर्क हार्ड। तीसरा है यू शुड नॉट कट ट्रीज। उसी तरीके से चौथा है ही स्पीक्स द ट्रूथ, चौथा। उसके बाद पांचवा हो जाएगा मदर हैज कुकड फूड फॉर अस। उसके बाद छठवां है बच्चों आई डोंट लाई और सातवां है राम कॉट ए बर्ड, रामा कॉट ए बर्ड। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसको ध्यान में रखते चलना, दे डोंट नो हर। इसी तरीके से लास्ट में आई एम स्लीपिंग और लास्ट क्वेश्चन हो गया यू कैन डील विथ देम। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये सब अटेंड करना है। इसको बना करके मुझे कमेंट में रिप्लाई करना है, मैं बताऊं चेक करके कि आप सही बना रहे हैं कि नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं और पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल थिंग्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।